मेड टू स्टिक। इंट्रोडक्शन। व्हाट स्टिक्स। मान लो हम दोनों के किसी कॉमन फ्रेंड का एक फ्रेंड है जिसका नाम है डेव। डेव अभी रिसेंटली अपनी किसी मीटिंग के लिए अटलांटिक सिटी गया था। मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी फ्लाइट में थोड़ा सा टाइम था, इसलिए डेव उस फ्री टाइम में एक बार में गया और ड्रिंक करने लगा। उस बार में वो ड्रिंक कर ही रहा होता है कि उसके पास एक अट्रैक्टिव वुमन आती है। वो वुमन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे एक ड्रिंक बाय करके दे सकते हैं। ये देख के वो काफी हैरान होता है और उसे खुशी भी होती है, इसलिए वो फौरन उस वुमन की ऑफर को एक्सेप्ट करता है। वो वुमन बार में जाती है और 2 ड्रिंक्स लेकर आती है, एक अपने लिए और एक डेव के लिए। डेव उस वुमन को थैंक यू बोलता है और फिर उस ड्रिंक में से एक सिप लेता है, और ये आखिरी चीज है जो डेव को याद है। उसके बाद डेव की जब आंख खुलती है तो वो एक होटल रूम में किसी बाथटब में होता है। उसकी बॉडी पूरी आइस में होती है और उसके सामने एक नोट पड़ा होता है जिस पे लिखा होता है, डोंट मूव, कॉल 911। ये पढ़कर डेव फोन उठाता है जो कि वहीं पास में पड़ा होता है, और फिर वो 911 पर कॉल करता है और सारी सिचुएशन समझाता है। वो ऑपरेटर उससे पूछती है कि क्या उसकी लोअर बैक के पास कोई ट्यूब है, और सरप्राइजिंगली वहां पर एक ट्यूब भी होती है। वो ऑपरेटर डेव को बताती है कि उसकी एक किडनी निकाल ली गई है और जब तक एम्बुलेंस वहां ना आ जाए वो मूव ना करे। शहर में एक गैंग है जो ये रैकेट चला रहा है और लोगों की किडनी चुरा रहा है। अब मैंने आपको ये जो स्टोरी सुनाई, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल अर्बन लेजेंड है। हो सकता है कि आपने ये किडनी हाइस्ट वाली स्टोरी पहले भी सुनी हो। इस स्टोरी की डिटेल्स थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं, बट जो मेन डिटेल्स हैं वो एक ही रहती हैं। इमेजिन करो कि आप अभी एक लंबा 1 घंटे का ब्रेक लो और फिर इसके बाद ये किडनी हाइस्ट वाली स्टोरी अपने किसी फ्रेंड को सुनाओ। हो सकता है कि आपको छोटी छोटी डिटेल्स याद ना हो, जैसे उस पर्सन का नाम, वो कौन सी सिटी में गया था, वगैरह वगैरह, बट जो मेन डिटेल्स हैं वो सारी आपको बिल्कुल ठीक से याद होगी। अभी मैंने आपको ये जो किडनी हाइस्ट वाली स्टोरी सुनाई है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमारे माइंड में स्टिक हो जाती है। मतलब ये स्टोरी हमें समझ आती है, याद रहती है, और हम इसे बार बार दूसरों को बता सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपको एक न्यूज़पेपर दिया है। उस न्यूज़पेपर में आप एक बड़ा सा पैसेज पढ़ते हो जिसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस दी गई है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप बिना वापस पढ़े वो पैसेज अपने किसी फ्रेंड को समझा सकते हो? वेल, ये काफी मुश्किल होगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कुछ आइडियाज नेचुरली दूसरों से ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। हाँ, ये सच है कि कुछ आइडियाज दूसरों से ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, बट स्टिल हम किसी भी आइडिया को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और ऐसा बना सकते हैं जिससे कि लोग उन्हें लंबे टाइम तक हमेशा याद रखें। द ट्रूथ अबाउट मूवी पॉपकॉर्न। इस बुक में ऑथर ने हमारे साथ एक एग्जाम्पल शेयर किया है जो ये साबित कर देगा कि हम किसी भी मैसेज को इस तरह बना सकते हैं कि वो लोगों को याद रहे। क्या आपको पता है कि हम जो मूवी थिएटर्स में पॉपकॉर्न बाय करते हैं उसमें कितना फैट होता है? 37 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड फैट। अब आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ये इतना ज्यादा ना लग रहा हो, क्योंकि हम आम पब्लिक को ये नहीं पता कि 37 ग्राम्स कितना होता है। आर्ट सिल्वरमैन नाम का एक आदमी है जो कि CSPI में काम करता है, और CSPI एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेट करती है। स्टडीज बताती हैं कि हम जो डे टू डे लाइफ में खाना कंज्यूम करते हैं उसमें 20 ग्राम से ज्यादा फैट नहीं होता, जबकि एक पॉपकॉर्न बैग में 37 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड फैट होता है। इस फैट का मेन रीजन है कोकोनट ऑयल। थिएटर्स कोकोनट ऑयल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उससे पॉपकॉर्न ज्यादा अच्छे दिखते हैं और अच्छा सिल्की टेक्सचर आता है, बट इससे फैट भी बहुत बढ़ जाता है। अब सिल्वरमैन ये बात जानता था कि अगर वो लोगों को 37 ग्राम्स ऑफ फैट के बारे में बताएंगे तो उन्हें ये चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि आम पब्लिक को ये नहीं पता कि 37 ग्राम्स कितना होता है। लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या 37 ग्राम्स अच्छा होता है या बुरा होता है। इस चैलेंज को टैकल करने के लिए सिल्वरमैन के माइंड में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। 27 सितंबर 1992 को CSPI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने ये मैसेज दिया, एक मीडियम साइज्ड बटर पॉपकॉर्न में इतना फैट होता है जितना कि एक बेकन एंड एग ब्रेकफास्ट, लंच के लिए एक बड़ा मैक और फ्राइज, और डिनर के लिए एक स्टेक। इन सब का फैट मिलाकर भी इतना फैट नहीं होता जितना कि अकेले इस पॉपकॉर्न में होता है। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सारे फूड्स भी कैमरा के सामने रखे थे। इस स्टोरी ने सबकी अटेंशन ग्रैब कर ली थी और इसे CNN, CBS और NBC में भी बताया गया था।
इसके अलावा ये स्टोरी यूएसए टुडे, द लॉस एंजलिस टाइम्स और कई सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज में आई थी। इस स्टोरी से मूवी थिएटर्स में पॉपकॉर्न्स के सेल्स बहुत गिर गए थे, जिसके बाद थिएटर्स ने फाइनली कोकोनट ऑयल यूज करना बंद कर दिया। ऑन स्टिकीनेस, ये पॉपकॉर्न वाली स्टोरी एक सक्सेसफुल स्टोरी थी और ये सक्सेसफुल इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने ये स्टोरी ठीक तरह से कम्युनिकेट की। इन्होंने ये स्टोरी इस तरह से कम्युनिकेट की जिससे लोगों ने ये स्टोरी सुनी और उन पर इम्पैक्ट भी हुआ। इन शॉर्ट, ये स्टोरी उनके माइंड में स्टिक हो गई, बिल्कुल किडनी वाली स्टोरी की तरह। अब अगर आप इस पॉपकॉर्न वाली स्टोरी को देखें तो ये स्टोरी कोई बहुत एंटरटेनिंग या इंटरेस्टिंग नहीं है और ना ही लोग पॉपकॉर्न के बारे में अप टू डेट रहते हैं, बट स्टिल ये स्टोरी काफी सक्सेसफुल रही। इस बुक में ऑथर चिप एंड डैन हीथ ने हमें बताया है कि आखिर हमारे आइडियाज कैसे स्टिक कर सकते हैं। स्टिक मतलब ऐसे आइडियाज जो लोगों को समझ आए, उन्हें याद रहें और जिससे उनके बिहेवियर और सोच पर कोई असर हो। हाँ, ये जरूर है कि सारे आइडियाज ऐसे नहीं होते जिन्हें स्टिकिंग की नीड हो, बट हम सबकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हमारे पास ऐसे आइडियाज होते हैं जो हम चाहते हैं कि लोगों को हमेशा याद रहे, जिसकी हेल्प से लोग हमें याद रखें या हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदें। और ऐसी टाइम्स के लिए ये बुक की बातें बहुत कम हैं। What led to make to stick? अब क्वेश्चन यही है कि आखिर आइडिया स्टिक कैसे होते हैं। मतलब हम डेली हजारों चीजों से एक्सपोज होते हैं, लेकिन बहुत कम आइडियाज हैं जो हमें याद रहते हैं। इसलिए क्वेश्चन यही है कि हम अपने आइडियाज को कैसे स्टिकी बना सकते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा आइडिया लोगों के माइंड में स्टिक हो। ऑथर चिप एंड डैन हीथ इस क्वेश्चन का आंसर कई सालों से स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्टिकी आइडियाज को स्टडी किया है और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ये जानने के लिए कि आखिर आइडियाज स्टिकी कैसे बनते हैं। हु स्पॉइल्ड हैलोवीन? 1960s एंड 1970s में एक रूमर फैला था। उस टाइम पर हैलोवीन चल रहा था और ये स्टोरी फैली थी कि हैलोवीन के कैंडल्स और एप्पल्स में रेजर ब्लेड्स और ट्रैप्ड पीसेस मिलाए गए हैं जिससे बच्चों की जबान कट रही है, बच्चे मर रहे हैं। इस स्टोरी की वजह से पूरी कंट्री पर इफेक्ट पड़ा था। पेरेंट्स अपने बच्चों के कैंडी बैग्स को चेक करने लगे, हॉस्पिटल्स कैंडी बैग्स को एक्सरे करने लगे और इस स्टोरी से लोगों के अंदर काफी डरा गया था। इवन तब के प्रेसिडेंट ने उससे रिलेटेड एक्शंस लिए थे। लेकिन 1985 में कुछ रिसर्चर्स ने जब इस पे रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये स्टोरी कोई सच नहीं थी, बल्कि ये सब एक झूठ था। अब वो आइडिया भले ही एक झूठ था, बट उस झूठे आइडिया की वजह से लोगों के दिल में एक डर पैदा हो गया। आपने भी कभी ना कभी लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमें स्ट्रेंजर्स से कभी कुछ नहीं लेना चाहिए, बट जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सब एक झूठ है। 6 प्रिंसिपल्स ऑफ स्टिकी आइडियाज। हैलोवीन कैंडी स्टोरी और पॉपकॉर्न स्टोरी, ये दोनों ही स्टोरीज काफी स्टिकी थीं और इन दोनों में काफी कॉमन चीजें भी थी। जैसे इन दोनों स्टोरीज में एक अनएक्सपेक्टेड डेंजर था, वो भी एक कॉमन एक्टिविटी करने पर। पहली स्टोरी में पॉपकॉर्न खाने में एक डेंजर था और दूसरी स्टोरी में कैंडी खाने में डेंजर था। दोनों स्टोरीज में एक सिंपल कॉल टू एक्शन था, दोनों में इमेजेस यूज हुई थी और दोनों में इमोशन था। इन दोनों स्टोरीज के अलावा ऑथर ने जो बाकी स्टिकिंग स्टोरीज और आइडियाज को स्टडी किया है उन सब में भी काफी सारे एक जैसे कॉमन एलिमेंट्स थे। जब ऑथर ने इन स्टिकी आइडियाज को स्टडी किया तो उन्हें इन आइडियाज में 6 प्रिंसिपल्स बार बार मिले। ये 6 प्रिंसिपल्स वो हैं जो अगर आप किसी भी आइडिया में यूज करेंगे तो वो आइडिया स्टिकी बन जाएगा और इस बुक में हम इन्हीं 6 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। टैपर्स एंड लिसनर्स। इस बुक में ऑथर ने एक और भी चीज डिस्कस की है जिसे वो कर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एलिजाबेथ न्यूटन एक पीएचडी है जिन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक गेम खेला था। उन्होंने उन लोगों को 2 तरह के रोल्स दिए, टैपर्स और लिसनर्स। गेम बहुत ही सिंपल था। जो लोग टैपर्स बने थे उन्हें फेमस सॉन्ग्स की एक लिस्ट मिली थी। टैपर को करना यह था कि उसे उन सॉन्ग्स में से कोई एक सॉन्ग पिक करना था और फिर उस सॉन्ग की रिदम को टेबल पर अपने हाथों से टैप करके बताना था। लिसनर का काम यह था कि उसे उस सॉन्ग को गेस करना था। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में 120 सॉन्ग्स को टैप किया गया था और सिर्फ 2.5% टाइम्स लिसनर्स ने सही सॉन्ग गेस किया। अब जब लिसनर ने सॉन्ग गेस किया उससे पहले न्यूटन ने टैपर से एक सवाल पूछा। उन्होंने टैपर से पूछा कि लिसनर के सॉन्ग गेस करने के क्या चांसेस हैं, जिसपे मोस्ट टैपर्स ने कहा 50%। लेकिन ये आंसर ऑब्वियसली गलत था क्योंकि सिर्फ 2.5% टाइम्स ही लिसनर्स ने सही आंसर दिया था।
तो अब क्वेश्चन ये है कि टैपर्स को ऐसा क्यों लग रहा था जैसे लिसनर्स उन्हें सही आंसर देंगे? इसका आंसर है कर्स ऑफ नॉलेज। कर्स ऑफ नॉलेज का ये मतलब है कि आपको कोई चीज पता हो और फिर आपके लिए ये जानना मुश्किल हो जाए कि इस नॉलेज के बगैर क्या होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में टैपर्स को पता था कि वो कौन सा सॉन्ग टैप कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि लिसनर्स भी सॉन्ग को गेस कर लेंगे इजीली। लेकिन वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि लिसनर्स को सॉन्ग के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत होती है। जो इंसान आइडिया प्रेजेंट कर रहा होता है उसे तो आइडिया के बारे में अच्छे से पता होता है। वो यही एज्यूम कर रहा होता है कि जिसे वो ये आइडिया प्रेजेंट कर रहा है वो भी उसके आइडिया को वैसे ही समझेगा, बट ऐसा नहीं होता। जैसे हमने पॉपकॉर्न वाले एग्जाम्पल में देखा कि थिएटर्स के पॉपकॉर्न में इतना ज्यादा फैट होता है। अब ये बात CSPI तो जानती थी कि 37 ग्राम्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट कितना होता है, लेकिन ये चीज आम पब्लिक को नहीं पता थी कि 37 ग्राम्स कितना ज्यादा होता है। मतलब ये नॉलेज लोगों के पास नहीं थी। लेकिन जब CSPI ने अपने आइडिया को ठीक से प्रेजेंट किया, इसके बाद ही लोगों को पता चला कि 37 ग्राम्स कितना ज्यादा होता है। इसलिए हम भी इस बुक में जो 6 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, इन प्रिंसिपल्स का यूज करके आप अपने आइडियाज को ठीक से प्रेजेंट कर पाओगे। सिस्टमैटिक क्रिएटिविटी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और उनके दिमाग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो कोई भी सीख सकता है और कोई भी अपने आइडियाज को स्टिकी बना सकता है। 1999 में एक इजरायली रिसर्च टीम ने लोगों के 3 ग्रुप्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सारे ग्रुप मेंबर्स को कुछ प्रोडक्ट्स की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी। जो पहला ग्रुप था उन्होंने इंफॉर्मेशन ली और फौरन एड्स बनाना शुरू कर दिया। फिर एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्रिएटिव डायरेक्टर ने उनकी एड्स में से टॉप 15 एड्स चूज की और उन एड्स को कंज्यूमर टेस्ट के लिए भेजा गया। कंज्यूमर्स को वो एड्स अनोइंग लगी। फिर सेकंड ग्रुप ने भी एड्स बनाई, लेकिन एड्स बनाने से पहले उन्हें 2 घंटे की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बताया गया। इस 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने एड्स बनाए एंड अगेन उन एड्स में से 15 सबसे बेस्ट एड्स को सिलेक्ट किया गया और उन्हें कंज्यूमर टेस्ट के लिए भेजा गया। ये एड्स भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बट ये फर्स्ट वाली एड्स जितनी अनोइंग नहीं थी। लास्ट ग्रुप को भी 2-2 घंटे की ट्रेनिंग दी गई और इसमें उन्हें वो 6 प्रिंसिपल्स सिखाए गए जो कि रिसर्चर्स को अच्छी एड्स में मिले थे। 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद इस ग्रुप ने भी एड्स क्रिएट की और फिर इनकी टॉप 15 एड्स को कंज्यूमर टेस्ट के लिए भेजा गया। रिजल्ट ये आया कि इनकी एड्स को कंज्यूमर्स ने 50% ज्यादा क्रिएटिव बताया और इनकी एड्स को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसका रीजन था वो 2 घंटे की ट्रेनिंग। इस टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि अगर हम में से कोई भी इस बुक में दिए हुए प्रिंसिपल्स को सीख ले तो हम में से कोई भी क्रिएटिव और स्टिकिंग आइडियाज बना सकता है। तो चलिए अब हम वो 6 प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं जो ऑथर ने इस बुक में शेयर किए हैं।